हेलो स्टूडेंट, काव्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने टीथ के स्ट्रक्चर तक पढ़ा था लाइव प्रोसेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे अगला एलिमेंट्री कैनाल के आगे के पोर्शन, दैट इज़ ओइसोफेगस एंड स्टमक। जब ओइसोफेगस में क्या होता है, जब हम खाना सॉलो करते हैं, निगलते हैं, तो वो जाता है ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि करीब 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें एक वॉल्व लगा होता है, इसके दोनों एंड पे वॉल्व लगा होता है। इसका कुछ काम नहीं होता है, इसमें कोई एंजाइम्स या कोई तरीके का डाइजेशन नहीं होता है। ये जनरली माउथ से हमारा जो फूड है उसको हमारे एलिमेंट्री कैनाल के लोअर पोर्शन यानी स्टमक तक पहुंचाने का काम है। एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। अगला पोर्शन है दैट इज़ स्टमक। ठीक है, स्टमक क्या है? एक थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस शेप का, ऐसे जे शेप में ये स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके के जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। ओके, यहाँ पे फूड ओइसोफेगस से आता है और यहाँ पे ये फूड रिसीव करता है ओइसोफेगस में, और इसको फूड ये वापस दे देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड को आगे दे देता है, आगे पास कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि इसका एक सिरा ओइसोफेगस से जुड़ा होता है जबकि दूसरा सिरा स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें 3 चीज़ें सिक्रीट होती हैं, दैट इज़ म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, खाने की चर्निंग होती है और खाने को एक सेमी सॉलिड मास में बदल दिया जाता है, जिसको हम काइम कहते हैं। यानी यहाँ खाना कुछ समय के लिए जैसे मथा जाता है और वो बदल जाता है काइम में। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, ये फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा प्रोटीन के पार्शियल डाइजेशन में मदद करता है और ये खाने के साथ आए हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को भी किल कर देता है। म्यूकस क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूँकि ये एक एसिड है तो इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा हमारे स्टमक पे। तो इस एसिड के प्रभाव से मतलब एसिड के एक्शन को से हमारे स्टमक की वॉल को बचाने के लिए म्यूकस की लेयर सिक्रीट हो जाती है हमारे स्टमक में, जिससे हमारे स्टमक को हार्म ना पहुँचे। अगला पोर्शन है दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भले नाम है स्मॉल, लेकिन ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे लंबा पार्ट होता है। ये करीब 20 फीट होता है ह्यूमन में। इसके 3 रीज़न होते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिओडिनम, दूसरा है जियोजिनम और लास्ट वाला है इलियम। डिओडिनम, जियोजिनम और इलियम, इसके 3 पोर्शन होते हैं। तो जो डिओडिनम होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो हमारा स्टमक है इससे जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ पोर्शन होता है ये डिओडिनम कहलाता है। फिर जो बीच का पोर्शन हो जाएगा वो कहलाता है जियोजिनम और लास्ट वाला पोर्शन कहलाता है इलियम। तो समझ में आया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन है, दैट इज़ डिओडिनम, जियोजिनम। डिओडिनम जो होता है वो हमारा जुड़ा हुआ होता है स्टमक के साथ, और जियोजिनम मिड पोर्शन होता है, और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो बड़ी आंत में जुड़ता है। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर सरफेस होती है उसमें छोटे छोटे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। छोटे छोटे फिंगर टाइप प्रोजेक्शन होते हैं, दैट इज़ नोन एज विलाई। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में समझ लीजिए सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, और यहाँ पे करीब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इसके आगे कोई डाइजेशन नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर कई सारे जूस ये रिसीव करता है, जैसे ये खुद भी कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है, कुछ यहाँ पे डाइजेस्टिव, यहाँ पे पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैंक्रियाटिक जूस आता है, और इसमें बाइल जूस भी ये रिसीव करता है। तो इसके पास कई सारे एंजाइम्स, यहाँ पे मैंने बताया कि कंप्लीट डाइजेशन होना है, इसके बाद अब कोई आगे फूड का डाइजेशन नहीं होगा।
तो इसके पास ऑब्वियसली यहाँ सबसे ज़्यादा एंजाइम्स होंगे, तो ये खुद भी कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है। इसके अलावा ये पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक डक्ट से भी कुछ एंजाइम्स को भेजता है, और बाइल जूस यहाँ पर आता है। तो अच्छा, सिर्फ डाइजेशन ही नहीं, यहाँ इवन आपका क्या कहते हैं कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विलाई होते हैं ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया, मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे जो विलाई होते हैं उनमें हमारा ब्लड वेसल्स का सप्लाई बहुत अच्छा होता है, कनेक्टिव टिश्यू का सप्लाई बहुत अच्छा होता है, दैट इज इसकी वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, जिसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए है क्योंकि ये चौड़ा पोर्शन होता है। ये कैसा होता है? चौड़ा होता है। ये करीब 5 फीट लॉन्ग होता है। इसके 2 रीज़न होते हैं। ये कितनी फीट लॉन्ग होता है? 5 फीट लॉन्ग होता है। इसके 2 रीज़न होते हैं। पहला है कोलॉन और दूसरा रीज़न है रेक्टम। कोलॉन इसमें बड़ा है, 1.5 मीटर का होता है, और रेक्टम छोटा सा पोर्शन है, 10 सेंटीमीटर होता है। तो हमारा जो छोटी आंत का जो इलियम वाला लास्ट वाला पोर्शन इलियम था, वो हमारी बड़ी आंत के कोलॉन से जुड़ा हुआ होता है, और कोलॉन का और उसके बाद हमारी बड़ी आंत का जो आखिरी पोर्शन होता है वो रेक्टम कहलाता है। अब बात करते हैं, कोलॉन के भी 3 रीज़न है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलॉन। यहाँ पे मैं आपको फिगर में दिखा दूँ कि कोलॉन के भी कितने पोर्शन है। असेंडिंग देखिए, छोटी आंत से जुड़ने के बाद जो चढ़ता हुआ पोर्शन है वो असेंडिंग, फिर ये एक ट्रांसवर्स कोलॉन, और यहाँ पर हो गया डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है, अब बात करते हैं कि असेंडिंग कोलॉन, अगर हम देखेंगे असेंडिंग कोलॉन के बेस पे एक छोटा सा प्रोजेक्शन आपको दिखाई देता है। ये छोटा सा है, ये है, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं भाई? अपेंडिक्स। ओके। कभी कभी क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें काफ़ी पेन होता है जिनको अपेंडिक्स हो जाता है, तो इसको ऑपरेशन करके हटा भी दिया जाता है, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। बात करते हैं, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। रेक्टम जो है वो कहाँ होता है? हमारा सबसे आखिरी पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और वो बाहर खुलता है एनस के द्वारा। एनस क्या है? सबसे आखिरी पोर्शन होता है हमारे एलिमेंट्री कनाल का, और इसके पास एक्सपिंक्चर, इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपिंक्चर लगते हैं, वॉल्व लगे होते हैं खुलने और बंद होने के लिए। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की ओर बढ़ेंगे। तो मैंने पेरिस्टालिक बताया था, तो पेरिस्टालसिस थोड़ा देख लेते हैं क्या है। एक कांस्टेंट वेव लाइक मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कनाल में, और ये ओइसोफेगस से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक में होता है। ये ओइसोफेगस से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक में होता है। ओके, तो इसी चीज़ को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं या पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं। इसका वजह होता है जो एलिमेंट्री कनाल में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो इस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इस मूवमेंट का काम क्या है? ये सिर्फ खाने को नीचे की तरफ पुश करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिससे खाना नीचे की तरफ पुश होता है। तो ये पेरिस्टालसिस हो गया। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, समझ लीजिए। हमारा 2 पोर्शन मैंने बताया था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या न्यूट्रिटिव सिस्टम में, दैट इज़ हमारे एलिमेंट्री कनाल आ गया, तो एलिमेंट्री कनाल हमने पढ़ लिया। अब उसमें आ जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इसमें हम देखते हैं कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड जो मदद करते हैं भाई, वो है सलेवरी ग्लैंड, लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। देखते हैं सलेवरी ग्लैंड के बारे में। सलेवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा सिक्रीट करता है और हमारे मुंह में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो सलेवरी ग्लैंड